हेलो दोस्तों, आज हम द मंकी किंग रिबॉर्न नामक एक एनिमेशन फिल्म की स्टोरी बताने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत सैंडी और बायजी से होती है, जो पृथ्वी के पहले राक्षस के बारे में एक किताब पढ़ रहे होते हैं। ये राक्षस स्वर्गीय पृथ्वी के निर्माण के समय पैदा हुआ था। वह सर्वकालिक पहला राक्षस था और उसे युआन डी नाम दिया गया था। उसे सबसे शक्तिशाली राक्षस के रूप में देखा जाता था। उसने 3 लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और नीदरलैंड को एकजुट करने की कोशिश करके उसकी शक्तियों का लाभ उठाने का फैसला किया। कई शक्तिशाली और स्वर्गीय सैनिकों ने उसके साथ लड़ाई की, किंतु उसे हरा नहीं सके। तभी बरी का एक शिष्य क्यूई अपनी शक्ति का उपयोग करके युआन डी को पकड़कर पृथ्वी के नीचे कैद कर देता है, जहां कोई भी उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। सैंडी और बायजी का पढ़ना समाप्त होने के बाद वे अपने गुरु के पास जाते हैं, जो बहुत दुखी होता है क्योंकि वह वास्तव में भूखा होता है। वुकोंग जिसे भोजन लाना था वह अभी तक नहीं आया होता है, किंतु वुकोंग बाद में तेज गति से आता है और भोजन अपने गुरु को सौंपता है। वुकोंग में आसानी से गुस्सा करने का व्यक्तित्व होता है और वह शायद ही कुछ सही कर पाता था। बाद में वे सभी मंदिर की ओर चले गए, जो एक ऐसा स्थान था जहां से देवता निकलते थे। मंदिर के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। जब वे पहुंचे तो 2 नौकरों ने उनका स्वागत किया और उनकी देखभाल की। बाद में बायजी ने एक गुप्त फल के पेड़ के बारे में अपने मास्टर की चर्चा सुनी। यह महसूस करते हुए कि यह कुछ विशेष है, बायजी वुकोंग से रहस्य का खुलासा करता है। वे दोनों खुद को कीड़ों में बदल लेते हैं और गुप्त फल के पेड़ की ओर बढ़ जाते हैं। मंदिर के सेवक सामान्य रूप से वहां से फल लेने जाते हैं। वे उनको जाते हुए देख लेते हैं। वुकोंग पेड़ से एक फल चुराने की कोशिश करता है। फल को प्लग करने के अपने पहले प्रयास के दौरान यह उसके हाथ से जमीन पर फिसल जाता है। जैसे ही बायजी को फल मिलने वाला होता है, वह राक्षसी ऊर्जा के कारण जमीन पर गिर जाता है। अब वुकोंग फल को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह फल के बजाय एक छोटा राक्षस बाहर आ निकलता है। छोटा राक्षस उन्हें बताता है कि फल कितना खास है। अगर यह फल कोई खाता है तो उस व्यक्ति का जीवन 47 बरस और बढ़ जाता है। वुकोंग ने यह सुना और उसे किसी भी तरह से यह फल चुराने की सख्त जरूरत थी। वुकोंग 3 फल प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। वह एक एक फल अपने दोस्तों सैंडी और बायजी को सौंपता है। जब वे इसका स्वाद चख रहे होते हैं तो मंदिर के सेवक उन्हें इस कृत्य में पकड़ लेते हैं। उन्होंने फल चुराने के लिए उसे डांटना शुरू कर दिया। वुकोंग अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, किंतु नौकरों ने फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसे पकड़ लिया। फिर उनका मालिक उसकी खातिर गुहार लगाने की कोशिश करता है। उन्होंने उसका अपमान भी किया। अपमान बहुत अधिक हो रहा होता है। उन्होंने उसे राक्षस चोर कहा। अब वुकोंग अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका और उन पर हमला कर दिया। वो गुस्से में वहां जाता है जहां पर वह पेड़ होता है। वह उसे नष्ट कर देता है। जैसे ही मंदिर के नौकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वह अपनी छड़ी को एक विशाल हथियार में बदलकर उन पर हमला करता है। वे स्वर्गीय योद्धा इस बात से अवगत हो गए और वुकोंग की तलाश में निकल पड़े। स्वर्गीय योद्धा अंततः आते हैं और वुकोंग को रोकने के लिए सीमा पर जादू करते हैं। वुकोंग का गुरु स्वर्गीय योद्धा से दया देने की भीख मांगता है, किंतु वुकोंग को कोई खेद नहीं होता। फिर स्वर्गीय योद्धा गुस्से में उस पर हमला करता है। वुकोंग निडर होता है और रणनीतिक रूप से उसे मारने की कोशिश करता है, किंतु वह इससे बच जाता है और दोनों के बीच की लड़ाई बढ़ती जाती है। वुकोंग के मित्र भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। पेड़ को वुकोंग द्वारा नष्ट कर दिए जाने के कारण पूर्वज मुक्त हो गया, जिसे युआन देहू के नाम से जाना जाता है। वुकोंग मास्टर को पकड़ लेता है। एक लंबी लड़ाई के बाद स्वर्गीय योद्धा ने वुकोंग और उसके दोस्तों को हरा दिया और उन्हें पकड़ लिया। उसने तुरंत अपने नौकरों को जल्दी से महल में जाने का निर्देश दिया। सभी को युआन देहू की रिहाई के बारे में सूचित किया गया। नश्वर गुस्से में वुकोंग की उस गलती के बारे में बताता है जो उसने युआन देहू को रोकने वाले पेड़ को नष्ट कर दिया था। वो वुकोंग से कहता है कि युआन देहू जल्द ही अपने मालिक की शक्ति को मुक्त कर देगा और उसके असली रूप में बदल जाएगा, जिससे वह अजय हो जाएगा। किंतु वुकोंग अभी भी इसे एक बड़ी बात के रूप में नहीं देखता है और कहता है कि वह युआन देहू को पकड़ सकता है। इम्मोर्टल उसे रिहा कर देता है, किंतु अगर वह युआन देहू को नहीं रोक पाता है तो वह उसे पकड़ लेगा और फिर कभी मुक्त नहीं करेगा। सभी राक्षस युआन देहू को देखते हैं और उसे अपने राक्षस राजा के रूप में स्वीकार करते हुए उसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर वुकोंग और उसके दोस्त अपने मालिक को बचाने की राह पर होते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि एक वाइटल स्पिरिट उनका पीछा कर रही है, जो युआन देहू को हराने में सहायता करना चाहती है। जब वुकोंग ने सुना कि वह वही है जिसने पहले युआन देहू को कैद करने में मदद की थी, तो उसने इसे उपयोगी देखा और इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जब चालक दल बाजार में होते हैं, तब युआन देहू के सैनिक वाइटल स्पिरिट को खत्म करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं। वुकोंग उनसे लड़ता है और उन्हें वाइटल स्पिरिट को कब्जा करने से रोकता है। वुकोंग अकेले ही सभी सैनिकों को हराकर खदेड़ देता है। वाइटल स्पिरिट पूरे गांव को नष्ट होते हुए देखती है। कुछ निर्दोष ग्रामीण पहले से युआन देहू के कब्जे में थे। वह इसके बारे में बहुत उदास महसूस करता है और सभी को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है। इसी बीच सैनिक कप्तान वापस लौटता है और राक्षस राजा को वुकोंग से अपनी हार के बारे में बताता है।
राक्षस राजा गुस्से में उसे खा जाता है और वुकोंग के पीछे जाने के लिए एक काला धुआं भेजता है। यहाँ वुकोंग और उसके दोस्त अभी भी अपने मालिक की तलाश कर रहे होते हैं। युआन देहू के धुएं में एक विशाल राक्षस होता है। उसने वुकोंग पर हमला करना शुरू कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद वुकोंग अपने शरीर को जीवित रखने के लिए काले धुएं को बनाने वाले राक्षस को हराने में सक्षम हो जाता है। अब राक्षस सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है और वह उन्हें सूचित करता है कि वो युआन देहू के ठिकाने को जानता है। उन्हें उस पर भरोसा नहीं होता, किंतु उनके पास उसका अनुसरण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में राक्षस दुखी होकर उन्हें वाइटल स्पिरिट के बारे में बताता है कि यदि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता रहा तो वह नहीं बच पाएगा और फिर कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले सकेगा। वे सभी अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं और राक्षस उन्हें वह स्थान दिखाता है जहां उसका मालिक होता है। उसके बाद वह चला जाता है। वुकोंग तब तक इंतजार करता है जब तक कि वाइटल स्पिरिट सो नहीं जाती। जब वुकोंग और उसके दोस्त आते हैं तो युआन देहू के सैनिक पहले से ही युद्ध के लिए तैयार होते हैं। उनके बीच एक महाकाव्य लड़ाई शुरू हो जाती है। बाईजी घिरा हुआ होता है, ये सोचकर कि उसके पास उनमें से कई के खिलाफ कोई मौका नहीं है। बाईजी फिर एक विशाल दानव में बदल जाता है और उन सभी को नष्ट कर देता है। सैंडी जो उनमें भयभीत व्यवहार का होता है, इस बार वह बहादुरी के साथ राक्षसों से लड़ रहा होता है। फिर एक अग्नि राक्षस आता है और सैंडी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तभी वुकोंग आकर उसे खत्म कर देता है। वुकोंग अपने बालों का उपयोग करके दुश्मनों को जल्दी खत्म करने के लिए छोटे छोटे बंदर बनाता है। तभी अचानक युआन देहू प्रकट होता है और वुकोंग को वाइटल स्पिरिट को सौंपने के लिए कहता है, किंतु वुकोंग उस पर हमला करता है। लड़ाई के पहले दौर में वुकोंग और उसके दोस्त युआन को हराने में सफल होते हैं, किंतु जैसे ही उसने उन पर कार्रवाई न करने का फैसला किया तभी युआन ने सभी को हरा दिया। वह वाइटल स्पिरिट को पकड़ने जाता है। वुकोंग उसे ऐसा करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वाइटल स्पिरिट अपने प्रिय वुकोंग को मुसीबत में देखकर बहुत रोती है, जो अपने जीवन की मार झेल रहा होता है। जैसे ही युआन देहू वाइटल स्पिरिट को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है, तभी वुकोंग उसे बचाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। फिर युआन देहू वुकोंग के मास्टर को मारकर उसकी आत्मा को खा जाता है, जिससे वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब वाइटल स्पिरिट उसका सामना करती है। वह युआन देहू को नष्ट करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है, किंतु युआन देहू जाल से बाहर निकलता है और अंततः वाइटल स्पिरिट को हरा देता है। इसके बाद वाइटल स्पिरिट वुकोंग के शरीर में प्रवेश करती है और उसे आग की लपटों में घिरे हुए एक मंकी किंग में बदल देती है। इस बार युआन देहू वुकोंग से बराबरी का मुकाबला नहीं कर पाता है और लंबी लड़ाई के बाद वुकोंग उसे हराकर नष्ट कर देता है। आखिरकार दुनिया में फिर से शांति वापस आ जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।